हेलो एवरीवन। आज का अपना लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है इन्फ्लेशन। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इससे 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। आते हैं इन्फ्लेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन होती है किसी बास्केट ऑफ कमोडिटी का परसिस्टेंट प्राइस इंक्रीज होना, मतलब जो लगातार प्राइस इंक्रीज हो रहा है। आप बाजार में जाते हो, चीजों के दाम बढ़ते हुए देखते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होती है रेट के बेस पे, एक होती है कॉस्ट के बेस पे। अब रेट के बेस पे क्या होती है? रेट के बेस पे होती है मॉडरेट इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अब मॉडरेट इन्फ्लेशन में जैसे कि यहाँ पर है क्रीपिंग इन्फ्लेशन या वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, जो सिंगल डिजिट में चलती है उसे बोलते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब जो 3% से नीचे होती है उसको क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपिंग या माइल्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है जो कि 3 से 10% के बीच में होती है। 3 से 10% के बीच में होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब आते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन पे। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब जो 2 डिजिट में चलती है। ठीक है। मतलब 10% से ऊपर होती है, वो होती है आपकी गैलोपिंग इन्फ्लेशन। 10% से ऊपर हो जाए। हाइपर इन्फ्लेशन होती है मतलब जो 50% से ऊपर हो जाए। 50% से ऊपर हो जाए उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। 50 हुई, 100 हुई, 200, 500 इस तरीके से चलती है। मतलब जो चीजों के दाम हो रहे हैं वो दोगुने तिगुने हो रहे हैं, इस तरीके से होते हैं, उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसको एस्ट्रोनॉमिकल राइज भी बोलते हैं। मतलब बहुत ही एकदम लगातार, एकदम बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है, बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। आगे मैंने ये दिया है कि वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है 3% से 10% के बीच में होती है। क्रीपिंग और माइल्ड इन्फ्लेशन होती है 3% से होती है, 3% से कम होती है वो। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में होती है मतलब जो प्राइस होती है वो 10% से ऊपर के चली जाती है, उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन होती है जो कि होती है 50% से ऊपर चली जाती है। मैंने बताया कि जो बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन होती है वो दो टाइप की होती है कॉस्ट के बेस पे। एक होती है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, जिसको अपन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अब होती है क्यों है? क्योंकि इसमें होता है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, लेबर बेस बढ़ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया लोन पे जो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने। इस तरीका से जो इन्फ्लेशन होती है वो सप्लाई साइड, मतलब जो सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई उसका महंगा हो गया है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है। कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है। मार्केट प्राइस भी बढ़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल बढ़ गए, इस तरीके से बढ़ जाती है, उसे वो क्या बोलते हैं? उसे सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। एक होती है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड साइड, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई होती है ना, जो मनी की, वो ज्यादा हो जाती है। अब सप्लाई ज्यादा हो जाती है मनी की, जिसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो क्या करेंगे? जब अपने पास ही पैसा ज्यादा होता है तो क्या होती है? फुरफुरी होती है खर्च करने के लिए। तो खर्च करने के लिए क्या होता है? वो डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में। तो इसको क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब लोगों के पास में पैसा है, और पैसा है तो डिमांड बढ़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है। डिमांड बढ़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि एग्जॉर्बिटेंट सप्लाई ऑफ मनी, मतलब जो सप्लाई हो जाता है मनी में, मनी का, लोगों के पास पैसा है। ठीक है। टू मच मनी चेसिंग टू फ्यू गुड्स, मतलब कि अब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मतलब जो चीजें हैं वो महंगी होंगी, महंगी होंगी तो क्या होगा? पैसा ज्यादा, और चीजें मिलेंगी वो कम मिलेंगी। इसी को क्या बोलते हैं? डिमांड साइड या डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एक होती है बुल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये क्या होती है? बुल्ट इन इन्फ्लेशन होती है जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपने अपने बॉस से बोला कि बॉस
इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमारे सैलरी बढ़ा दीजिए। बॉस ने कहा ठीक है बढ़ा देते हैं। तो बॉस ने क्या बढ़ाया, सैलरी बढ़ा दी कि चलो ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ा दी जाए। अब आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी सैलरी बढ़ गई, आप मार्केट में उससे क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। तो आपकी सैलरी बढ़ने से मतलब जो लोगों के बेस बढ़ने से, कोई भी कंपनी हो या कोई बेस जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका बेस बढ़ गया। अब बेस बढ़ गया तो उनके हाथों में क्या आ गया, पैसा आ गया। तो उनके हाथों में पैसा आ गया ना, तो क्या करेंगे, वो डिमांड करने लगेंगे मार्केट में। तो इस तरीके से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, बुल्ट इन इन्फ्लेशन बोलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि फ्लेक्सिबल टारगेटिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। अब ये उर्जित पटेल की कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये फ्लेक्सिबल टारगेट इन्फ्लेशन का एक टारगेट रखा गया था। इसमें टारगेट रखा गया था 2 से ±6% के बीच में। इसमें एक स्टोरी समझाता हूं मैं आपको कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में। 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कि 2015 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, आरबीआई और गवर्नमेंट ने ये सलाह मसौदा किया था कि ये तो टारगेट रखा गया था उर्जित पटेल सिंह की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आपके ये इन्फ्लेशन है यदि 2% से नीचे हुई या 6% से ऊपर हो गई तो आपको, हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी और उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी समय के साथ, समय समय पर, ठीक है। समय समय पर रिकमेंडेशन और रिपोर्ट देनी पड़ेगी यदि ये बाई चांस हो जाता है तो, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 2015 का। इसमें टारगेट रखा गया था 2 से 6% के बीच में, यही है फ्लेक्सिबल टारगेटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, टारगेट रखा गया था। आगे देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि अमूमन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस साल का आपने 2025 का वो ईपीएफओ का पेपर देखा होगा, उसमें कोर इन्फ्लेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेशन के ही एकदम माना जाए कि टेस्ट सीरीज में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है हेडलाइन, कोर इन्फ्लेशन और बिला बिला, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है मतलब जो टोटल इन्फ्लेशन होती है मार्केट में, टोटल इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमी, टोटल इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी की, उसे क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। टोटल होती है जो कि चल रहा है, मतलब जो पूरा होता है वो बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। फूड हो गया और फ्यूल हो गया, सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन में आती है जो कि आपके जो फूड होते हैं, फूड एंड एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्यूल या एनर्जी। तो इनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और इनको एक्सक्लूड करके, क्योंकि इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, तो इनको जब एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो इनको क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसको बोलते हैं अंडरलाइन इन्फ्लेशन या नॉन फूड इन्फ्लेशन, मतलब इनको फूड और फ्यूल से अलग रख के जो इन्फ्लेशन निकाली जाती है वो कोर इन्फ्लेशन होती है। और ये ही ईपीएफओ का क्वेश्चन है, ईपीएफओ का क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। तो यूपीएससी क्वेश्चन बहुत सरल भी पूछती है और कुछ घुमा कर भी पूछती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे कंसेप्ट देख लेते हैं कि ओपन इन्फ्लेशन क्या होती है। ओपन इन्फ्लेशन होती है जैसे कि विदाउट एनी कंट्रोल के जो प्राइस बढ़ती हैं, मतलब कोई भी उसको मेजरमेंट के लिए, कोई भी देखभाल के लिए कोई नहीं है, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो बिना किसी उसके बढ़ रही है, बिना किसी कंट्रोल के बढ़ रही है, उसको बोलते हैं ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होती है बिनाइन इन्फ्लेशन। बिनाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जब क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब प्राइस मॉडरेटली बढ़ती है, मतलब इकोनॉमी के लिए बढ़िया भी माना जाता है, ठीक है,
मतलब किसी को हार्मफुल नहीं होती है जी, हार्मफुल टू द इकोनॉमी ये नहीं होती है, ठीक है, नॉट हार्मफुल। तो ये हेल्दी इकोनॉमी के लिए हेल्दी भी होती हैं, ठीक है। और आपने सुना ही होगा कि इन्फ्लेशन जब थोड़े तरीके से बढ़ती है तो वो इकोनॉमी के लिए भी एक ग्रोथ का काम करती है, ठीक है, एक बढ़िया होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बिनाइन इन्फ्लेशन, मतलब जो चीजें हैं वो थोड़ी तरीके से बढ़ रही हैं, ठीक है, लेकिन बढ़ रही हैं, हाँ, इसको बोलते हैं बिनाइन इन्फ्लेशन। आगे है कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोग जरूर कंफ्यूज होते होंगे इनमें, तो मैंने इसको सीक्वेंस में लगाया है जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये होती है डिप्लेशन। डिप्लेशन क्या होती है, जैसे कि ये है, ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये है, अब चीजों के दाम यहाँ हैं, अब चीजों के दाम यहाँ हैं, वो धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। स्लो डाउन, ठीक है, स्लो डाउन, इसको स्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है। मतलब डिप्लेशन हो रहा है, चीजों के दाम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन बोलते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन होता है कि चीजों के दाम ये गए यहां से, ये आ रही है, ठीक है, स्लो डाउन हो रहा है, ये आपका डिप्लेशन हो रहा है। चीजों के दाम लगातार मान लीजिए 2 साल के लिए ऐसे स्टैग्नेंट हो गए, मतलब वहां पे स्टक हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। और डिसइन्फ्लेशन क्या होती है, मतलब ये 2 साल तक यहाँ पे मतलब चीजों के दाम है ना तो गड़े ना तो घटे ना बढ़े, 2 साल तक वैसे ही बिके वैसे ही रहे, उसको बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन यहां से फिर डिप्लेशन। अब डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन होता है कि मतलब चीजों के दाम बढ़ तो रहे हैं लेकिन वो प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब जैसे कि मान लीजिए किसी चीज का प्राइस है वो 5 रुपए, 5 रुपए से 10 रुपए हुआ, मान लीजिए 20 रुपए हो गया, फिर जो हुआ वो हो गए 21 रुपए, 23 रुपए, इस तरीके से जो बढ़ रहा है, मतलब चीजों के दाम यहाँ तो बढ़े लेकिन फिर क्या होने लगा, यहाँ पे बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ के कंपेयर की तुलना में यहाँ का जो दाम है वो थोड़ा कम तरीके से बढ़ रहा है, मतलब जो चीजें हैं वो प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन, मतलब चीजें बढ़ तो रही हैं लेकिन बहुत स्लो तरीके से बढ़ रही हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, क्योंकि इन तीनों में लोग कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट हो जाते हैं उसको डिप्रेशन बोलते हैं, मतलब जो चीजें हैं वो स्टैग्नेंट हो गई हैं 2 साल के लिए, लंबे समय के लिए, ठीक है। आगे चीजें हैं, रिप्लेशन क्या होती है, रिप्लेशन वो है कि जब डिप्लेशन होने के बाद, डिप्रेशन होने के बाद चीजें के दाम बढ़ते हैं, मतलब चीजों के दाम यहाँ से बढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमी होती है यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन से, जब डिप्रेशन से एक आगे बढ़ती है, आगे बूस्ट देखने को मिलता है, उसको बोले क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिप्लेशन, ठीक है, रिप्लेशन बोलते हैं, ठीक। आगे आती है बोटलनेक इन्फ्लेशन। बोटलनेक इन्फ्लेशन क्या होती है कि सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है माल की, और लेकिन डिमांड है ना, डिमांड है वो जैसी की तैसी है। सप्लाई की साइड से मतलब प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, वर्कर की वजह से कुछ ऐसे आ गए, तो सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से डिमांड उतनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन, ठीक है। समझ गए होगे कि सप्लाई इतनी हो नहीं रही है लेकिन डिमांड उतनी की उतनी है, तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बोटलनेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। आगे है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होती है, मतलब चीजों के दाम है कुछ ही चीजों के बढ़े हैं, जैसे कि आप मार्केट में गए, आप केले का प्राइस देखते हो तो वैसे की वैसा, मान लीजिए आपका सिर्फ एप्पल का प्राइस है वो बढ़ गया, मतलब कुछ ही चीजों के दाम बढ़ गए, मतलब कि मार्केट में चीजें वैसी हैं लेकिन कुछ चीजों के दाम बढ़ गए हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्क्यूफ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेशन टैक्स। क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
लेकिन आपने अपने पैसे को क्या रखा है, गड़ा के रखा है, मतलब आपने पैसा सेव करके रखा है, ठीक है। आपने इनकम जो है वो क्या करके रखी है, सेव करके रखी है। लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी जो इनकम है, जो आपकी सेविंग इनकम, वो तो नहीं बढ़ी। तो आपने जो इन्फ्लेशन के साथ जो सेविंग अपनी बचा के रखी है, उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो जो आपकी, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, इन्फ्लेशन होगी 120 रुपए की, ठीक है। तो आपकी वैल्यू है ना, मतलब पहले ये भी इतनी भी थी पहले ही, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो 20 रुपए का जो अंतर आ रहा है ना, इन्फ्लेशन की वजह से, तो इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे आगे देते हैं, इन्फ्लेशन स्पिरल क्या होता है। इन्फ्लेशन स्पिरल वो होता है, जैसे कि वही एग्जांपल कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने बॉस से कहा कि बॉस इन्फ्लेशन हो गई है, आप सैलरी बढ़ा दीजिए। बॉस क्या करेगा, सैलरी तो बढ़ा देगा, लेकिन जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे उसके प्राइस वो इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो अपने घर से तो देगा नहीं, ठीक है। उसका भी प्रॉफिट जो मार्जिन है वो उतना ही उतना बना रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो उसमें कंपनी में प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके प्राइस को इंक्रीज कर देगा। अब प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। जो वर्कर है वो जाके इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, मार्केट में। तो जिस तरीके से स्पिरल बन जाएगा, मतलब जो प्राइस, जो बेस बढ़े, प्रोडक्ट के दाम बढ़े, और वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्होंने डिमांड क्रिएट की, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक काइंड ऑफ स्पिरल बन जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, स्पिरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ गए होगे। आगे है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए। इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, तो इस तरीका की और इस जैसी सिचुएशन जब बन जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। आगे देख लीजिए, आगे है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, मतलब जो वेरिएशन हो रहा है प्राइस लेवल का वेरिएशन हो रहा है समय के साथ, ठीक है। मतलब मान लीजिए प्रेजेंट प्राइस आपकी 100 रुपए, और कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद वो हो गई 110 रुपए, 110 रुपए हो गई, ठीक है, 110 रुपए हो गई। तो उसको क्या, जो 10% बढ़ा वो क्या बोला, इसका बेस इफेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब समय के साथ चीजें बढ़ गई, उसको क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट बोलते हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो इंपोर्ट की वजह से हो रही है, ठीक है। चाइना से मान लीजिए कोई जो एप्पल फोन है और चाइना से ऐसा माल आ गया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है मार्केट में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट की वजह से इन्फ्लेशन हुई है, उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। आगे आते हैं, एक कर्व होता है जिसको बोलते हैं अपन फिलिप कर्व। फिलिप कर्व इस तरीके से बनता है कुछ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेशन रेट होती है, इन्फ्लेशन रेट होती है, और ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, और इस तरीका से चलती है। मतलब इसका इन्वर्सनली रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। मतलब जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन मानी जाएगी कम होगी। मतलब ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सनली रिलेशन होता है, ठीक है। इस तरीका से ये चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि इन्फ्लेशन को भैया मेजर करने के भी तो कोई उपाय होंगे। तो हाँ, मेजर करने के 2 उपाय, इसको बोलते हैं अपन WPI और CPI। तो WPI क्या होता है, जिसको बोलते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स। मतलब जो मेजर किया जाता है प्राइस का, मेजर इन्फ्लेशन होलसेल मार्केट पे किया जाता है, ठीक है।
और इसको इसमें क्या कंसीडर नहीं होता है, इसमें सर्विस को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है, सर्विस को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। और इसका जो बेस ईयर होता है वो 11-12 रखा गया है, ठीक है। और इसको जो बनाया गया था जब 17 में बनाया गया था, ठीक है, तो इसको 17 में, हाँ 17 ही में है, हाँ। तो सौमित्र चंद्र कमेटी की, चौधरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था इसको जब बेस ईयर बनाया गया था तो इसको बनाया गया था सौमित्र चंद्र चौधरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। और आगे है, ध्यान रखिएगा इसमें सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। होलसेल मार्केट प्राइस पे इसको एकदम मेजर किया जाता है, ठीक है। आगे है WPI को जो कौन सी मिनिस्ट्री है वो इसको मेजर करती है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, तो ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसका डिपार्टमेंट है। तो इसमें इंक्लूड होती हैं वो गुड्स होती हैं ओनली, सर्विस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर होलसेल लेवल पे होती है WPI और एक महीने में एक बार ही पब्लिश होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे CPI मतलब जो रिटेल मार्केट प्राइस पे होती है, रिटेल मार्केट पे आप जो कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर यूज करते हैं, ठीक है, आप दुकान पे गए वहां से चीजें ले आए, मतलब जो मार्केट प्राइस के हिसाब से ले आए उसको CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस एंड टैक्स। इसका जो बेस ईयर है वो 12 है, ठीक है, और इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड इसको क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इसको कंज्यूमर्स बाय गुड्स एंड सर्विस, तो इसको इस तरीका से मार्केट प्राइस पे मेजर किया जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे है इसको इंडस्ट्रियल, हाँ CPI को इसमें 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, पहले था, ठीक है, इसको इंडस्ट्रियल वर्कर के हिसाब से और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के हिसाब से, एग्रीकल्चर लेबर के हिसाब से। इसका जो बेस ईयर है वो आगे इसमें मैंने समझाया है, तो इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें है सबसे ज्यादा जो कमोडिटी का जो वेटेज है, मतलब CPI में जो वेटेज है सबसे ज्यादा किसका है पता है, सबसे ज्यादा है आपका वेटेज फूड एंड बेवरेज का, इसका है फूड एंड बेवरेज का। और WPI में किसका है, WPI में मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का है, ठीक है। इसका बेस ईयर है ये 11-12 है, इसका जो बेस ईयर है वो 12 है, ठीक है। CPI एग्रीकल्चर लेबर का जो बेस ईयर है वो 86-87 है, और जो CPI मतलब रूरल लेबर का है इसको दोनों में इंक्लूड किया जाता है। और इसमें CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का है वो 11 है, रूरल अर्बन और जो कंबाइंड है वो 12 है, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है, लेबर ब्यूरो। और इसको हाँ ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर जो लेबर है उसको जो रिलीज करता है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो CPI जो मतलब रूरल अर्बन है उसको कौन रिलीज करता है, उसको NSO रिलीज करता है, ठीक है। और यही है GDP डिक्लेरेटर, मैंने पहले बताया था कि इसमें जो कि नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो इंक्लूड होता है कैपिटल गुड्स इंक्लूड होती हैं, इसमें कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड होती हैं और इसमें इंपोर्ट आइटम भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसको और देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये था इसमें, हाँ सॉरी एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया कि जो इसके इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इन्फ्लेशन का एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिविजुअल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जब मार्केट में बढ़ेगी तो लोग क्या कर पाएंगे, सेविंग कम होगी। जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, सेविंग कम तो इन्वेस्टमेंट कम। मान लीजिए कि लोन पे क्या पड़ेगा, लोन पे फर्क क्या पड़ेगा,
लोन में क्या होगा कि गवर्नमेंट है, लोन में क्या होगा कि गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी, लोन में गवर्नमेंट, हाँ कि आपने लोन लिया, लोन लिया तो जो क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर, क्रेडिटर इसको बोलते हैं लेंडर, लेंडर होगा वो सेड हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर जो देगा ना वो तो फिक्स रेट पे देगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा। और जो आपका डेटर होगा, डेटर ये तो आपका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, एक होता है डेटर, डेटर, डेटर होगा वो हैप्पी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको तो कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, उसको तो उतने ही रेट पे जितना डिसाइड किया गया है उतने ही रेट पे देना पड़ेगा आगे, आगे जो इंटरेस्ट होगा, तो ये क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा, ठीक है, इस पे घाटा हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा लोन पे, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉन्ड पे क्या पड़ेगा कि बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या करती है गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल को एक फिक्स रेट पे देती है कि नहीं, तो गवर्नमेंट है इंडिविजुअल को एक फिक्स रेट पे देती है, तो गवर्नमेंट तो क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, गवर्नमेंट तो खुश हो जाएगी। लेकिन जो इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल होगा, क्योंकि उसे तो उसने जो बॉन्ड खरीदे, तो बॉन्ड खरीदे उसको तो उतना ही इंटरेस्ट मिला ना, और इन्फ्लेशन में बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, सेड हो जाएगा, तो बॉन्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद असेट पे क्या पड़ेगा, तो असेट की मैं बात करूं, असेट पे यहीं पे लिख देता है, असेट, असेट एक होता है आपका, इसको फिजिकल असेट बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं फिजिकल असेट। एक होता है आपका, एक होता है फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल असेट, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक होता है फिजिकल, फिजिकल में क्या होता है, मतलब जो आपका लैंड है, ठीक है, ये तो फिजिकल है, लैंड है आपका, कोई प्लाट है, तो ये आपका फिजिकल एसेट की कैटेगरी में आता है। एक होता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट होते हैं वो एक फाइनेंस के लिए ही होते हैं, मतलब जो फिक्स उसके रेट पे ही डिसाइड किए जाते हैं, तो असेट पे ये फर्क पड़ेगा कि फाइनेंशियल में लॉस हो जाएगा, जो फिजिकल होंगे उसकी कीमत तो बढ़ेगी ना, आपने कोई जमीन ली तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी इन्फ्लेशन के साथ, तो वो फिजिकल असेट पे कोई वो बढ़िया है, लेकिन वो फाइनेंशियल होंगे उसको इंटरेस्ट उसी लेवल पे मिल रहा है, तो वो इसमें लॉस में चले जाएंगे। तो ये तो था कॉज और इम्पैक्ट, ठीक है, क्या इन्फ्लेशन के क्या कॉज क्या इम्पैक्ट रहेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप यू अंडरस्टूड, और यदि कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा।